दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज भारत की बात में आपके लिए पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों अगर आप भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के ग्राहक हैं तो फिर आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने एक अलर्ट ट्वीट चेताया है कि 30 जून से पहले ग्राहक अपने पैन और आधार लिंक करा लें, वरना बाद में ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। एसबीआई ने अपने ट्वीट में कस्टमर को जानकारी दी है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो फिर पैन इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि पैन कार्ड आपका बर्बाद हो जाएगा और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है। एसबीआई ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को सूचित करते हुए लिखा है कि हम अपने ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने पैन और आधार से को लिंक करें ताकि बैंकिंग सर्विस में कोई भी बाधा ना आए। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। जी हां, उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। यह साथ ही उन्होंने सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की मांग की। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण देने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग है कि सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की छात्रों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दोस्तों बंगाल चुनाव परिणाम को गुजरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह चुनाव के बाद बंगाल में हो रही हिंसा पर कार्रवाई करने के लिए बिहार के 25 बुद्धिजीवियों ने बंगाल के राज्यपाल को पत्र भेजा है। यह 1 जून को लिखे गए इस पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति को भी भेज दी गई है। इस पत्र पर 3 पूर्व जज, 5 पूर्व डीजीपी समेत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बुद्धिजीवी भी शामिल है। यह पत्र में आरोप लगाया है कि बंगाल की सरकार हिंसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह पत्र में लिखा गया है कि जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है उनका कसूर इतना है कि उन्होंने केवल अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिंसा के शिकार ज्यादातर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग और खास तौर पर महिलाएं हैं। यह आंकड़ों के साथ भेजे गए इस पत्र की प्रतिलिपि बंगाल के राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को भेज दी गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयान दे रहे बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे को पार्टी की अनुशासन कमेटी ने नोटिस भेजा है। यह लगातार मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने पर अब बीजेपी ने एक्शन ले लिया है। यह बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने टुन्ना जी पांडे को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। यह जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई भी होगी। यह इधर दुरोंदा से बीजेपी एमएलए करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने टुन्ना पांडे के दिए गए विवादित बयान पर कहा है कि यह लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, यह बड़े लोगों की बात है, यह संगठन समझे। अगर जिले के बीजेपी अध्यक्ष का कुछ ऐसा बयान होता है तो फिर वह कुछ करते। यह दरअसल सीवान से बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद जेडीयू के नेताओं ने नाराजगी जाहिर भी की थी और इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से उनकी शिकायत भी की थी। इससे पहले फिर एक बार बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे का विवादित बयान सामने आ गया था कि वे किसी से डरने वाला नहीं है, जो वे मुख्यमंत्री को जेल भेजवाकर दम लेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने बीते बुधवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि नीतीश कुमार साल 2009 के शराब घोटालेबाज हैं, ऐसे में मैं बहुत जल्द ही उन्हें जेल भेजवाऊंगा। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन ने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, अब मैं भी इस बात को दोहराता हूं। यह बीजेपी में रहकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के संबंध में उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता है, यह गलत होने पर वे किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला था कि बहुत जल्द नीतीश कुमार की पोल खोलने वाली है, जिससे उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी।
दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी अब बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने मोर्चा खोल दिया है। यह दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। दायर याचिका में रामदेव से पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को लेकर फैलाए जा रहे बयान और जानकारी को रोकने की मांग की गई है। यह मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बाबा रामदेव पर आरोप लगाए गए हैं कि वे कोरोनिल को लेकर लोगों से झूठे वादे और बयानबाजी कर रहे हैं और कोरोना काल में लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। यह DMA यानी कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कोरोनिल के भ्रम दावे को रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा होते हुए देखा है? अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होते हुए देख ले तो फिर यकीनन उसके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ऐसा ही कुछ देखा गया है, जहां से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें 75 साल की बुजुर्ग महिला मुतियाला गिरिजम्मा को अस्पताल वालों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी गिरिजम्मा जिंदा अपने घर लौट आई, जिससे परिवार वाले भी हैरान रह गए। जी हाँ, आपको बता दूं कि गिरिजम्मा कोविड-19 की मरीज थी और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इधर अस्पताल वालों ने गिरिजम्मा के परिवार वालों को यह सूचना दी कि उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार वाले मुर्दा घर से एक लाश को गिरिजम्मा का शव समझकर घर ले आए और अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन 15 दिनों बाद ही जब गिरिजम्मा घर पहुंची तो फिर सबके होश उड़ गए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो मामला यह है कि कोरोना की जांच पॉजिटिव आने के बाद गिरिजम्मा को 12 मई को विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगले दिन उनके पति अस्पताल में उनसे मिले। 15 मई को अधिकारियों ने बताया है कि बीमारी की वजह से गिरिजम्मा की मौत हो गई है। गिरिजम्मा के भतीजे नागू के अनुसार अस्पताल के अधिकारियों ने परिवार वालों को 100 ग्रह से उनका शव तलाशने को कहा। वो कहते हैं कि मेरे चाचा को अपनी पत्नी की जैसे ही एक शव मिला, अस्पताल के अधिकारियों ने एक डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। परिवार वाले उस शव को जगया पेट ले गए और फिर उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया। गिरिजम्मा के बेटे रमेश की भी 23 मई को कोरोना से मृत्यु हो गई। हमने दोनों के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया था। जैसे ही गिरिजम्मा का इलाज पूरा हुआ, वे ठीक होकर अपने घर आ गई। चूंकि घर वालों ने तो उन्हें मरा हुआ समझ लिया था, इसलिए कोई भी वापस अस्पताल नहीं गया। लेकिन जैसे ही गिरिजम्मा वापस आई, उनके परिवार वाले और पड़ोसी दोनों हैरान रह गए। नागू व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि गिरिजम्मा को मरा हुआ बता दिया गया, इसमें किसकी गलती थी? दोस्तों, लगातार अपने बयानों से बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब नया धमाका किया है। उन्होंने कहा कि वे उन सभी 34 फैसलों को लागू कराएंगे जो उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री रहते लिए थे। यह गौरतलब है कि उनके ये फैसले नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले लिए गए थे। इसी के साथ मांझी ने बिहार में एनडीए में अपने भविष्य को लेकर भी अटकलों को विराम दे दिया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को तमाम राजनीतिक प्रयासों को दरकिनार करते हुए कहा कि वो एनडीए में ही है और एनडीए में ही रहेंगे। गुरुवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में मांझी ने कहा कि पार्टी सरकार में रहकर सकारात्मक सोच के साथ दलित और गरीबों के मुद्दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उठाती रहेगी। मांझी ने कहा कि हमने अपने मुख्यमंत्री काल में जो 34 फैसले लिए थे, उन निर्णयों को सरकार माने, इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। उन्होंने वृद्ध पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने और फिर 20 से 40 साल के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है और जल्दी सीएम नीतीश कुमार से मिलकर इसका अनुग्रह करने की बात कही है। दोस्तों, दिल्ली गेट में स्थित जदीद कब्रिस्तान में बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पक्की कब्र बनाने का मामला तुल पकड़ रहा है। यहाँ जगह की कमी को देखते हुए पहले से ही कब्र को पक्के करने की मनाही है। उसमें भी कोरोना संक्रमण के कारण अत्यधिक मौतों को देखते हुए तो इस पर पूरी तरीके से रोक है, लेकिन उनकी कब्रों को पक्की किया जा रहा है, जिस पर विवाद छिड़ गया है और सोशल मीडिया पर काफी विवाद हो रहा है, काफी बातचीत चल रही है।
दोस्तों आज आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण आईडी प्रूफ बन चुका है। जी आधार नहीं होने पर आपके कई काम रुक सकते हैं। क्या हो अगर आपका आधार बना हुआ हो लेकिन आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद हो जाने के कारण आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। आज हम आपको इसी परेशानी का समाधान लेकर आए हैं। जी दरअसल बिना मोबाइल नंबर के आधार कार्ड डाउनलोड करना इन दिनों संभव है। जी UIDAI के अनुसार आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक पंजीकृत मोबाइल नंबर होना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए जिनके पास अपने आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वे UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार की डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यह वेबसाइट है uidi.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिना मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर का भी आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों देश के सबसे दौलतमंद शख्स मुकेश अंबानी का रुतबा इन दिनों और बढ़ गया है। पिछले कुछ समय से अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसमें 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की वजह से मुकेश अंबानी की संपत्ति भी बढ़ गई है। इसका फायदा उन्हें दुनिया के अमीर शख्सों की सूची में एक पायदान ऊपर पहुंचने में भी मदद मिला है। जी हाँ, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अंबानी 83.2 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अब वे 13वें नंबर से बढ़कर 12वें पायदान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो फिर आज ही अपने अकाउंट को आधार से लिंक करा लें। ये नहीं तो फिर आपको 1,30,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। यह सरकार की ओर से खुलवाए जा रहे इन अकाउंट्स में ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। ये बैंक खाते, जीरो बैलेंस बचत खाता होता है। इसके अलावा इसमें ओवरड्राफ्ट और रुपे कार्ड समेत कई खास सुविधाएं मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं कि आधार कार्ड से लिंक न कराने पर कैसे आपको 1,30,000 रुपए का नुकसान होगा। तो आपको बता दें कि इस खाते में ग्राहकों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसमें से 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे तो फिर आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, जिस कारण आपको 1,00,000 रुपए का घाटा होगा। यानी कि आपका सीधे आपका 1,00,000 रुपए नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा इस खाते पर आपको 30,000 रुपए के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस के कवर मिलता है। यह कवर भी बैंक खाते से आधार लिंक होने पर ही मिलता है। इसीलिए आप फटाफट अपने खाते को आधार से लिंक करा लें, वरना आपको 1,30,000 रुपए का घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। दोस्तों कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगी है। इसी में बीते दिनों रद्द की गई कई ट्रेनें दोबारा पटरी पर दौड़ती नजर आने वाली है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कई पैसेंजर ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसकी जानकारी ट्वीट करके दी गई है। इन ट्रेनों के दोबारा शुरू करने से उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इन ट्रेनों को 5 जून से दोबारा चलाया जाएगा। इन सभी ट्रेनों का ठहराव समय और मार्ग पहले की तरह रहेगा। दोस्तों बिहार में कोरोना की तीसरी लहर कहीं दस्तक तो नहीं दे दी है? जी हां, यह सवाल अब डॉक्टरों के बीच भी होने लगा है। दरअसल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बच्चों की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि IGIMS में एक और बच्चा भर्ती हुआ है। जी हां, उसमें कोरोना के वे सारे लक्षण मौजूद हैं जैसे बुखार के साथ खांसी और सांस फूलने की समस्या थी। लेकिन RT-PCR और एंटीजन जांच रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आया। लेकिन जब CT स्कैन की रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो फिर उनके होश उड़ गए। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी मासूम का फेफड़ा 90% संक्रमित हो चुका था। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि छपरा के रहने वाले 8 साल के मासूम को उसके परिवार वाले 22 मई को लेकर आए थे। बच्चे को बुखार के साथ खांसी और सांस फूलने की समस्या थी। मासूम को इमरजेंसी में भर्ती किया गया। इस दौरान जांच कराई गई जिसमें पता चला है कि मासूम का फेफड़ा, किडनी और लीवर गंभीर रूप से संक्रमित हो चुका है। और उसकी जान जाने का खतरा बना हुआ है। उस बच्चे के इलाज के लिए तत्काल डॉक्टर की टीम गठित की गई। शुरुआती लक्षण कोरोना के लग रहे थे, इसीलिए RT-PCR जांच कराई गई जिसमें वह नेगेटिव पाया गया। लेकिन जब CT स्कैन की रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो उनके होश उड़ गए। जी हां, कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी मासूम का फेफड़ा 90% तक संक्रमित हो चुका था।
दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो, लेकिन टीकाकरण की गति अब भी धीमी है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों को टीका पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार हैदराबाद में स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा करके बताया है कि टीकों की 30 करोड़ डोज लेने के लिए केंद्र सरकार बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। दोस्तों, सीबीएसई के बाद अब उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। यह विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के जरिए पास किया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी बोर्ड पहले ही 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर चुका है। यह मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद से सभी राज्यों के बोर्ड पर 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का दबाव बढ़ गया था। यह गुरुवार को सूबे की सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की। यह सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत करने के बाद 12वीं कक्षा का परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि सरकार ने टीएटी सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कराने का निर्णय लिया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा। यह शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित राज्य सरकारें उन उम्मीदवारों को नए टीईटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 साल की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, दरभंगा जिला के बाजितपुर में आम चुनने को लेकर बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। यह 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि एक अन्य बुरी तरीके से घायल पड़ा हुआ है। यह मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। इस मामले में पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात करीब 10 बजे बाजितपुर के वार्ड 4 में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें एक गुट के सलाहुद्दीन उर्फ बोना की मौत हो गई। सलाहुद्दीन मांस का कारोबार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बताया जाता है कि सलाहुद्दीन पर लाठी डंडे, लोहे के रॉड एवं तेज हथियार से हमला किया गया। बेहोशी की हालत में मनीगाछी अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी जान चली गई। इस घटना की प्रतिक्रिया में लोगों ने दूसरे गुट के सफीउद्दीन उर्फ चेतरू के घर पर धावा बोल दिया और उसे भी बुरी तरीके से घायल कर दिया। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।